हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुल पटेल आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और फिर जो है आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं 2020 ऑब्जेक्टिव के सेशन को। और जो लोग अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो है हम एवरीडे जो है इस चैनल पे 20 ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहे हैं। और अगर आप लोग का इसी तरह से जो है साथ रहा तो जो है हम बोले ही हैं कि इस जो है 2020 सेशन को 50-50 सेशन में जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और फिर जो है आप लोग के लिए जो है डेली 50 ऑब्जेक्टिव डेली जो है लेकर के आएंगे। तो सोच लीजिए अब से अगर डेली जो है एग्ज़ाम से पहले तक जो है 50 ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे तो कितना सारा ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगी। तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे बने रहें। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन ने, लैमार्क ने, मिलर ने, डे ब्रीज ने। तो बताइए सही जवाब। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके इसका जवाब दीजिए। हर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिए जवाब सुनने से पहले, क्योंकि जो है अगर आप कमेंट में जवाब लिखते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मेरा मनोबल बढ़ेगा। और बोले ही कि अगर मेरा मनोबल बढ़ा तो इस 2020 सेशन को 50-50 सेशन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो कृपया कर कमेंट करना ना भूले। कुछ लोग बस वीडियो देखते हैं और निकल जाते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। अगर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। और बस हम आप लोग से कुछ नहीं, बस 15 से 20 मिनट जो है इस ऑब्जेक्टिव को देखिए और बस आपका फिर जो है आज के ऑब्जेक्टिव का कोटा पूरा हो जाएगा। और बाकी आप घर पे जाकर के कॉपी को रिवाइज कीजिए, जो पढ़ाया गया है क्लासरूम में उसको पढ़िए। और बस आप लोगों से हम कुछ तो मांग नहीं रहे, बस आपसे 15-20 मिनट टाइम मांग रहे हैं और उसको निकाल करके आप देखिए, और जिससे जो है आपकी बेहतर तैयारी होगी। और फिर आपको पता चलेगा कुछ ही समय में कि हाँ, अगर जो है ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी की तैयारी हुई है तो मेरे चैनल के द्वारा ही हुई है। क्योंकि अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो बस टेलर ही है, अभी तो पूरा फिल्म चालू होना बाकी है। चलिएगा, तो इसका सही जवाब होगा चार्ल्स डार्विन। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है किसने लिखा? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, क्लोरेला किसका उदाहरण है? क्लोरेला किसका उदाहरण है? एकल कोशिका प्रोटीन का, शैवाल का, ए और बी दोनों, साइनोबैक्टीरिया का। तो हम आपको बता दें क्लोरेला जो है एकल कोशिका प्रोटीन भी है, इसको सिंगल सेल प्रोटीन भी कहते हैं या इसको शॉर्ट फॉर्म में एससीपी भी बोलते हैं। तो क्लोरेला एकल कोशिका जो है प्रोटीन होता है, सही बात है। दूसरा शैवाल, जी हाँ क्लोरेला शैवाल भी है और बताया जाता है कि यह एक कोशिकीय शैवाल होता है, इसलिए इसको एकल कोशिका प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि इससे प्रोटीन की प्राप्ति की जाती है। और इसलिए ये दोनों जवाब सही लग रहा है और इसलिए इसका सही आंसर ए और बी दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। किसमें अभिसारी विकास जो है प्रदर्शित होता है? किसको कहेंगे हम लोग कि इसमें जो है अभिसारी विकास हो रहा है? तो हम आप लोग को बता दें, समजात अंगों द्वारा होता है या समृद्धि अंगों द्वारा होता है या अवशेषीय अंगों द्वारा होता है या इनमें से सभी के द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब होगा समृद्धि अंगों के द्वारा। और हम आपको बता दें समृद्धि अंग जो है असमजात अंग को कहते हैं। तो याद रखिएगा अभिसारी विकास जो है समृद्धि अंगों द्वारा जो है प्रदर्शित होता है। तो इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा, समृद्धि अंगों के द्वारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन है? तो सबसे पहला ऑप्शन है डेजी, मेजी, डॉली, रोजी। तो हम आपको बता दें सबसे पहला जो है निर्मित परजीवी गाय जो है वो है रोजी। और आपको बता दें एक रोजी ऐसी गाय है जिसमें मानव के समान जो है या मानव में पाए जाने वाला अल्फा लैक्ट एल्बुमिन प्रोटीन जो है इस रोजी गाय के दूध में पाया जाता है। और इसको कृत्रिम तरीके से यानी कि मानव के जीन को जो है इस रोजी गाय में जो है ट्रांसफर किया गया है, यानी कि परजीवी गाय का जो है निर्माण किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है रोजी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आबादी का प्रसारण या प्रसरण निर्भर करता है। आबादी का प्रसरण जो है आबादी मतलब जनसंख्या होता है। सबसे पहला है आगमन पर, बहिर्गमन पर या बहिर्गमन पर या स्थानांतरण पर या इनमें से सभी। यानी कि आबादी का प्रसारण निर्भर करता है, यानी कि आबादी की संख्या जो है किस पर निर्भर करता है मूल्य रूप से?
तो आपको बता दें आगमन पर भी जनसंख्या पर या आबादी पर प्रभाव पड़ेगा या निर्भर होता है। बहिर्गमन यानी कि यहाँ से कोई जाएगा, जैसे कि कोई क्षेत्र है, अगर वहाँ से कोई आ रहा है कोई जा रहा है, या किसी मतलब आने जाने की क्रिया को यहाँ स्थानांतरण बोल देते हैं। तो इनमें से जो है सही सभी जो है सही आंसर है, क्योंकि इन सभी के कारण जो है आबादी का प्रसारण होता है। प्रसारण का मतलब फैलना, तो ये चीजें याद रखिएगा। तो आबादी का प्रसारण जो है सभी के द्वारा होता है, आगमन के द्वारा भी होता है, बहिर्गमन के द्वारा भी होता है और स्थानांतरण के द्वारा भी होता है। इसलिए इसका सही जवाब जो है डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? पीड़कनाशी है, चूजों की प्रजाति है, या परजीवी टमाटर है, या कीटनाशी प्रोटीन है? तो आपको इसका सही आंसर क्या लग रहा है? आप लोग जल्दी से इसका सही जवाब बोले, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर जवाब नहीं दीजिएगा तो फिर जो है पढ़ के भी कोई फायदा नहीं, भूल जाइएगा। जवाब दीजिएगा, फिर पता चलेगा कि हाँ गलत बोले हैं सही बोले। जवाब सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जवाब कर दीजिए, फिर हम देख लेंगे कितना बच्चा जो है सही जवाब दे रहा है कमेंट बॉक्स में। तो इससे जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मेरा मनोबल, और बोले ना 2020 सेशन को 50-50 सेशन में अगर कन्वर्ट करवाना है तो कमेंट करना ना भूले। तो इसका सही जवाब होगा परजीवी टमाटर। जी हाँ, फ्लेवर सेवर एक परजीवी टमाटर है जो जल्दी खराब नहीं होता है बाबू। मार्केट में देखे होंगे कि जो है टमाटर कई प्रकार का होता है। एक एकदम पतला जो है स्किन वाला टमाटर होता है, वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। लेकिन कुछ टमाटर जो है मोटे स्किन वाले होते हैं, जिसको जो है अगर 1 सप्ताह तक भी अपने घर में रखते हैं तो वो जल्दी खराब नहीं होता है, और इसी को फ्लेवर सेवर टमाटर बोलते हैं। और यह एक परजीवी टमाटर है बाबू। तो फ्लेवर सेवर जहां भी नाम आए समझ जाइएगा टमाटर के बारे में चर्चा किया जा रहा है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 7 जो है, निम्न में से किसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है? अब बताइए आप लोग किसके द्वारा, ऑप्शन में दिया गया और उसको देख करके बताना है कौन है ऑप्शन में सही जिसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। जीवाश्म के द्वारा, अवशेषीय अंग के द्वारा, भ्रूण के द्वारा, या आकारिकी के द्वारा? स्पष्ट प्रमाण हम आपको बता दे किसके द्वारा मिलता है, तो वो मिलता है जीवाश्म के द्वारा। जी हाँ, जीवाश्म को देख करके जो है पता चल जाता है कि जो है जैव विकास किस प्रकार से हुआ है। तो स्पष्ट प्रमाण इससे मिलता है, तो इसलिए इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा। 7 का सही आंसर ए होगा, जीवाश्म। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है? भारतीय जो भैंस है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ब्यूबैलस, ब्यूबैलस, बोस इंडिका, बोस टॉरस, गैलस गैलस। तो हम आपको बता दें इसका सही जो है जवाब होता है बुबैलस बुबैलस, या बुबालस बुबैलिस होता है। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका ऐसे बुबालस बुबालिस भी लिखा हुआ रहता है, तो ऐसे बुबैलस बुबैलस लिखा हुआ है तो चलेगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्रमिक विकास में योगदान है स्वपरागन का, परपरागन का, कायिक प्रवर्धन का, या संकरण का? अब क्रमिक विकास यानी कि क्रमबद्ध तरीके से जो विकास होता है किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा स्वपरागन में क्रमिक विकास नहीं देखने को मिलता है, क्रमिक विकास परपरागन में देखने को मिलता है, इसलिए इसका सही जवाब परपरागन होगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, वीर्य का किसमें हिमकृत किया जाता है, या वीर्य को किसमें हिमकृत किया जाता है? जल में, सामान्य रेफ्रिजरेटर में, तरल नाइट्रोजन में, इनमें से किसमें भी नहीं। जल में रखते हैं क्या वीर्य को? सामान्य रेफ्रिजरेटर यानी कि घर में फ्रीज में रख देते हैं, या तरल नाइट्रोजन में रखते हैं? तो जी हाँ, आप लोग का सही जवाब होगा सी, यानी कि तरल नाइट्रोजन में। और पराग बैंक के बारे में हम आप लोगों को पढ़ाए होंगे। पराग बैंक में हम ये बताए थे कि जब परागकण को तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, सेम यहाँ पे भी जो है अगर वीर्य को हिमकृत करना है या अच्छे से रखना है तब उसको जो है तरल नाइट्रोजन में ही रखा जाता है। परागकण को जो है तरल नाइट्रोजन में ही रखते हैं, और -196 डिग्री सेल्सियस पर परागकण को भी रखते हैं, और इस जो है वीर्य को भी जो है उतना ही डिग्री सेल्सियस पे रखा जा रहा है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे पूछ रहा है कि वीर्य को किसमें हिमकृत किया जाता है, तो तरल नाइट्रोजन में करते हैं। तो इसका सही जवाब सी होगा।
अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है थंब वाला जो है इमोजी भेज दीजिएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइक वाला बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आप लोग के लिए जो है इतना मेहनत कर रहे हैं और आप लोग जो है एक लाइक वाला बटन ना दबाएं। और हम तो बोल रहे हैं कि अभी जो शुरुआत है, अभी जो है आप लोगों की तैयारी ज़बरदस्त करवानी बाकी है। और बस आप लोग विश्वास बना करके रहिए और ज़रूर जो है आप लोग अच्छे मार्क्स से जो है उत्तीर्ण होइएगा, खास करके बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी के लिए टेंशन नहीं लेना है। और आप लोग के लिए जो है जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है विशेषकर सूचना लेकर के आने वाले हैं। तो बने रहिए इस चैनल पे और जल्द ही आप लोगों को बताएंगे कि 12th के बाद आखिर करना क्या है। और फिर जो है हम अपना नंबर भी बताएंगे, ताकि जो है आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या 12th के बाद क्या करना है नहीं करना है, उसके बारे में हमसे ज़रूर डिसीजन लेकर के पूछिएगा कि आखिर सर करना क्या है हमको। तो ज़रूर बताएंगे हम इसके बारे में। या एक दिन जो है हम आप लोगों से जो है लाइव चैट, मतलब लाइव चैट नहीं जिसको बोलते हैं ना, लाइव आएंगे और उसमें जो है आप लोग से हम बातचीत करेंगे और करना क्या है इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे 12th के बाद आखिर क्या करना है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्रायोपिथिकस इनमें किसके अधिक समान होते हैं? ड्रायोपिथिकस, आपको बता दें हम कि जो है मानव का विकास दो बानर से हुआ है, एक ड्रायोपिथिकस और दूसरा रामापिथिकस। और आपको बता दें राम आ रहा है, मतलब इसमें राम आ रहा है। राम कैसे थे? हम लोग के जैसे थे, मानव के जैसे थे। तो रामापिथिकस मानव के जैसा होता है, जबकि ड्रायोपिथिकस जो है एप के समान होता है। ये चीजें आपको याद रखना होगा। तो याद रखिएगा, ड्रायोपिथिकस एप के समान और रामापिथिकस किसके समान? तो याद रखिएगा मनुष्य के समान। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर जो है पता चल गया आप लोग को, पहला ए होगा। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, एप के समान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। गोल्डन, सुनहरा जिसको बोलते हैं धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप लोग बताइए। इसका ऑप्शन डी तो लिखा ही नहीं गया है। अच्छा कोई बात नहीं, 3 में से ही बताइए। तो याद रखिएगा गोल्डन राइस जिसको हम लोग सुनहरा चावल भी बोलते हैं या सुनहरा धान लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है भरपूर मात्रा में। कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। इसका सही जवाब बी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नांकित किसकी आनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? निम्नांकित किसकी आनुवांशिक विविधता भारत में सबसे ज्यादा? गेहूं की, दाल की, चाय की, आम की? तो बाबू इसको जो है हम जो है क्वेश्चन नंबर 15 में पढ़ाए होंगे कि आम की प्रजाति जो है भारत में लगभग 1000 से भी अधिक है। अब सोच लीजिए 1000 प्रकार से भी आम ज्यादा पाया जाता है, और इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि भारत में जो है सबसे ज्यादा विविधता जो है, आनुवांशिक विविधता किसमें पाया जाता है? तो वो पाया जाता है इसमें, तो आम में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। कोकीन इसमें किससे द्वारा प्राप्त होता है या किसके द्वारा प्राप्त होता है? और इसका जवाब आप लोग खुद दे सकते हैं। कोकीन नाम से ही रिलेटेड है और इसी के नाम से रिलेटेड जो है इसका आंसर भी होता है। तो याद रखिएगा कोकीन की प्राप्ति इरिथ्रोजाइलम कोका से होता है, इरिथ्रोजाइलम कोका। और यह एक संवेदनात्मक पदार्थ है, यानी कि नशीला पदार्थ है। अगर इसको हम लोग लेते हैं तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। इसको हम लोग मेडिसिन वगैरह के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में इसको नहीं ले सकते हैं हम लोग। और याद रखिएगा इसकी प्राप्ति जो है इरिथ्रोजाइलम कोका से की जाती है। बहुत बार एग्जाम में आता है कि कोकीन की प्राप्ति किससे किया जाता है? तो इरिथ्रोजाइलम कोका से किया जाता है। बाकी जो है गलत आंसर है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ताईचुंग इनमें से किसकी किस्म है? ताईचुंग धान की, गेहूं की, मक्का की, ईख की? तो याद रखिएगा ताईचुंग जो है धान की एक जो है किस्म है। ताईचुंग धान की एक किस्म है। किस्म का मतलब आपको पता होगा, धान का जया, रत्ना, ये सब जो है धान का किस्म है। उसी प्रकार से ताईचुंग भी जो है धान की किस्म है। गेहूं की कल्याण, सोना, सोनालिका, ये सब जो है गेहूं की जो है किस्म है। उसी प्रकार से ताईचुंग जो है धान का एक किस्म है। इसका सही जवाब जो है ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। रेट्रो विषाणु निम्नांकित किस बीमारी का रोग जनक है? जिसको रेट्रो विषाणु भी बोलते हैं या रेट्रो विषाणु है तो कोई बात नहीं। सिफिलिस जी नहीं, सिफिलिस जो है जीवाणु के कारण होता है, एड्स विषाणु के कारण होता है, और वो भी रेट्रो वायरस के कारण ही होता है, क्योंकि HIV जो है क्या है? एक रेट्रो वायरस है या रेट्रो वायरस है।
फाइलेरिया ये तो कृमि के कारण होता है, और ये और भी दोनों होगा, जी नहीं। इसका सही आंसर जो है आपका एड्स हो जाएगा बाबू, क्योंकि एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है, और HIV वायरस जो है किसके अंतर्गत आता है, तो रेट्रो विषाणु यानी कि रेट्रो वायरस के अंतर्गत आता है, और इसलिए इसका सही जवाब जो है हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अगर डेली आप लोग को इसी तरह से जो है चाहते हैं आपके डेली ऑब्जेक्टिव लेकर के आए तो जरूर लाइक करना ना भूलें, और 20 मिनट एवरी डे जो है आप जो है इस चैनल पे दीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव बायो में क्लियर करवा दिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, एंट अमीबा इसमें से क्या है? हाल ही में जो है पढ़ाया गया है, या आप लोग नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। ये जो है बताया जाता है एंट अमीबा क्या है। एंट अमीबा क्या है? ये धुंधला धुंधला आखिर कैसे हो गया? एंट अमीबा इसमें से क्या है? तो याद रखिएगा, जीवाणु है, शैवाल है, प्रोटोजुआ है, कवक है। तो इसका पूरा नाम ऐसे बोल सकते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, और ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसके कारण अमीबिया पेचिस होता है, अमीबियसिस होता है, या अमीबियता भी इसको बोल सकते हैं। सब एक ही डिजीज का नाम है, अमीबिया पेचिस, अमीबियता, या जो है पेचिस भी सिर्फ बोल सकते हैं, और ये प्रोटोजुआ के कारण होता है। और किस प्रोटोजुआ के कारण? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। इसका पूरा नाम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होगा, और इसलिए इसका सही जवाब जो है प्रोटोजुआ होगा। एंट अमीबा एक प्रोटोजुआ है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? तो सबसे पहला जो है वो है दम्मा। दम्मा क्या? स्व प्रतिरक्षा। इसको हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। कहने का मतलब इसमें जो है हमारा खुद का इम्यून सिस्टम यानी कि रोग से लड़ने की क्षमता हमारी ही सेल की कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देता है। तो कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर की कोशिकाएं को जो है खुद के शरीर में उपस्थित जो है एंटीबॉडी नष्ट करने लगता है? उसको बोलते हैं स्व प्रतिरक्षा रोग, ऑटो इम्यून डिजीज इसको बोला जाता है। तो दम्मा जी नहीं, ये तो नहीं होगा। ये जो दूसरा नंबर में जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तीसरा जो है कैंसर, और चौथा जो है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बता दें इसका सही आंसर जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें हमारी शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे खुद से नष्ट होने लगती है या खुद से मरने लगती है। इसमें बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है ये। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। इसका सही जवाब बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, एलिफेंटेसिस, रिसिस लिखा हुआ है कोई बात नहीं, इसको याद रखिएगा। एलिफेंटेसिस इसको हिंदी में बोलते हैं हाथी पाव रोग का कारक है। कारक मतलब किसके कारण उत्पन्न होता है? तो आप लोग को बताया गया होगा बुचेरेरिया बैनक्राफ्टी एवं बुचेरेरिया मलाय, और ये बुचेरेरिया जो है एक प्रकार का कृमि है जिसके कारण जो है एलिफेंटेसिस यानी कि हाथी पाव रोग या फाइलेरिया रोग उत्पन्न होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एलिफेंटेसिस का कारक है। एस्केरियसिस है, जी नहीं। टीनिया है, जी नहीं। बुचेरिया है, जी हाँ। एंट अमीबा, इसके बारे में तो अभी बात किए थे। और एंट अमीबा के कारण जो है कौन सा रोग होता है? तो पेचिस, अमीबियता या अमीबियसिस होता है। लेकिन बुचेरिया के कारण जो है बताया जाता है कि एलिफेंटेसिस या फाइलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो 19 का जो है सही आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षियां है, यानी कि एलर्जी एक बीमारी है। एलर्जी किसी को भी हो सकता है और किसी चीज से भी एलर्जी हो सकता है। और आपको यहीं पे बता दें कि एलर्जी जिसके कारण उत्पन्न होता है उसको एलर्जन बोलते हैं। और किसी भी चीज से जैसे कि धुआं, धूल, धूप, बहुत सारी चीजों से हमारे बॉडी को एलर्जी हो सकता है। और बताया जाता है कि जिसके कारण एलर्जी उत्पन्न होता है उसको एलर्जन बोलते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछा जाता है कि एलर्जी जिसके कारण उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है, तो एलर्जन कहते हैं। और याद रखिएगा, एलर्जी जब हमारे बॉडी में उत्पन्न होता है तो एक प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण होता है, और वो जो है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी। और इसको बोला गया प्रतिरक्षियां, कोई बात नहीं। प्रतिरक्षियां कौन सा एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षियां बनता है?
तो याद रखिएगा, बताया जाता है कि एलर्जी में हमेशा जो है IgE, यहाँ पे जो है जी होगा, IgE जो है प्रकार का एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो इसका सही जवाब जो है बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है बहुत बार पूछा गया है कि एलर्जी में कौन सा जो है एंटीबॉडी का निर्माण होता है, तो IgE एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो दोस्तों, अगर अभी भी आपको डाउट है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लगता है कि इसका जवाब ये होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।